हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम होगा, एसेसिबल एंड इनएसेसिबल मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट्स। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू स्टेट मैक या उसी को हम क्या कहेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर आप ये दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों लेक्चर को देखिए, तब इस लेक्चर को देखिए तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। क्लियर? प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाके कोई भी क्लासिकल, क्वांटम, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तीनों का कोई भी लेक्चर आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर जुड़े होंगे तो आपको ये जानकारी होगा कि हम लोग क्लासिकल और क्वांटम आधा सिलेबस फिनिश कर चुके हैं, मतलब 2-2 यूनिट फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग का जो टारगेट होगा अगले 20 से 25 दिन का, वो टारगेट क्या होगा कि स्टैटिस्टिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपी को आधा फिनिश करना। तो 25 से लेकर 30 सितंबर के बीच में मैं टारगेट आज सेट कर रहा हूँ कि हम लोग को आधा सिलेबस फिनिश करना है और पूरा कोशिश करूँगा कि 30 सितंबर तक मैक्सिमम फिनिश कर दूँ, ताकि जिन यूनिवर्सिटी में मिड टर्म एग्ज़ाम है उनके बच्चों को भी सुविधा रहे, सहूलियत रहे। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिकल क्वांटम स्टार्ट करेंगे और 15 दिन में पूरा क्लासिकल क्वांटम फिनिश कर देंगे। ठीक? अब इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे, जो एसेसिबल एंड इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट, उसको समझने के लिए, उस पर अप्रोच करने के लिए हमको कंस्टेंट का नॉलेज रहना चाहिए कि कंस्टेंट क्या होता है। तो कंस्टेंट क्या होता है ये हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में एकदम डिटेल में, ग्रेट डिटेल में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ कंस्टेंट। ठीक? तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले कंस्टेंट वाला लेक्चर देखिए, वहाँ से आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके? 1-2 एग्जांपल मैं कंस्टेंट का बता भी दे रहा हूँ। कंस्टेंट क्या होता है? कंडीशन होता है जो किसी सिस्टम के ऊपर, या रिस्ट्रिक्शन होता है जो किसी सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, हम इम्पोज कर देते हैं। मतलब अगर हिंदी का है तो इसका बाधा लगाना या प्रतिबंध लगाना। ठीक? किसी सिस्टम पे, जैसे आप खुद मान लीजिए आपको एग्ज़ाम देना है, आपके पेपर के ऊपर लिखा है कि 2 घंटे में क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, तो क्या है वो आपके ऊपर कंस्टेंट है कि आपको 2 घंटे में ही पेपर सॉल्व करना है, 2 से ज़्यादा घंटे आप नहीं ले सकते। क्लियर? जैसे मान लीजिए ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है पटरी पर, तो उसके ऊपर भी कंस्टेंट है कि उसको पटरी पर ही चलना है, पटरी के नीचे नहीं चल सकती है। अदरवाइज अगर लोको पायलट पटरी के नीचे ट्रेन उतार दिया तो कई लोग उठ जाएंगे, तो वो भी क्या है, कंडीशन है। वैसे ही फिजिक्स में भी सिस्टम के ऊपर कुछ कंडीशन इम्पोज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक आज के टॉपिक में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में बात करेंगे। मतलब आज के टॉपिक में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल को एग्जाम्पल बनाएंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर? तो इस वजह से आज जो कंस्टेंट लिखेंगे उसमें ये भी डाल देंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो कंस्टेंट लगा रहा है। क्लियर? जैसे कि आज सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल भी मैं दिया था, आप देखे होंगे कंस्टेंट के लिए एक एग्जांपल से भी अलग मैं सबका लिखवाया था, टाइप भी लिखवाया था, तो वहाँ से सब कुछ आपको क्लियर होगा। फिर भी एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ। आप सिंपल पेंडुलम का भी देखे थे, कंस्टेंट क्या था कि उसको क्या करना है, प्लेन में मूव करना है, ये सब कंस्टेंट था। ठीक? तो अब कंस्टेंट के डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सेट ऑफ कंडीशन, a set of conditions or restriction that must be obeyed by the system। अब इसके आगे आप लिख सकते हैं आर नोन एज कंस्टेंट, उसी को क्या कहते हैं, कंस्टेंट कहते हैं। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल के संदर्भ में बात करेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, बाय द सिस्टम ऑन द, इसलिए एक नया वर्ड इसमें ऐड कर दे रहे हैं, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज कंस्टेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, कंस्टेंट कहते हैं। मतलब एक सेट ऑफ कंडीशन होगा या रिस्ट्रिक्शन होगा जो सिस्टम द्वारा ओबे किया जाएगा, किस पर, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो उस पर सिस्टम द्वारा जो कंडीशन क्या किया जाएगा, ओबे किया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट कहेंगे। ठीक, टिपिकली जो कंस्ट्रेंट यहाँ पे होता है लिख लेंगे, द टिपिकल कंस्ट्रेंट, जो जनरल कंस्ट्रेंट इधर होता है, कंस्ट्रेंट्स आर, पहला क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मस्ट बी कांस्टेंट। मतलब सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है चीज, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्या है, आपका पहला कंडीशन है। ठीक, जैसे इस चीज़ को ऐसे हम लिख सकते हैं, समेसन Ni इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 प्लस Ni इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको हम लोग बॉक्स के हेल्प से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये डेफिनेशन सब एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, चूँकि यही बेस है इस टॉपिक का, इस वजह से इसको लिखवा रहा हूँ आप। ओके, तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए Ni क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N है, Ni क्या है, ith बॉक्स में, N2 क्या है, दूसरे वाले बॉक्स में, N1 क्या है, पहले वाले बॉक्स में पार्टिकल की संख्या। ठीक, तो इन सब का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 10 पार्टिकल लेके डिस्ट्रीब्यूट करने चल रहे हैं और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर दे कि 2 पार्टिकल गायब हो गया, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप ऐसे रफली समझिए इस चीज़ को, ऐसे रफली समझिएगा। अगर मान लीजिए 3 कंपार्टमेंट हैं और टोटल क्या है, 10 पार्टिकल हम लोग के पास है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे कर रहे हैं 4 3 3, तो क्या है, टोटल नंबर पार्टिकल 10 क्या है, कांस्टेंट है। पहले बॉक्स में पार्टिकल संख्या, दूसरे बॉक्स में पार्टिकल संख्या प्लस ith बॉक्स में, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने, 3 है, तो क्या हो जाएगा, N1 N2 N3 होगा। ये क्या होगा, N1, ये क्या होगा, N2, ये क्या होगा, N3 होगा। और टोटल कितना लिए हम, कैपिटल N इक्वल इन तीनों का सम क्या है, कैपिटल N है, जो क्या है 10 है, तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए N1 प्लस N2 प्लस N3 क्या कांस्टेंट है, जो कैपिटल N के बराबर है। अब कैपिटल N कितना लिए, 10 लिए। क्लियर, तो इनका जो सम होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, इनका जो सम है वो कांस्टेंट होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये तो फिक्स रहेगा, आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा कि 4 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 करना है, 10 करना है, 100 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर, अगर इस तरह से मान दूसरे तरीके से भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दें, ये क्या है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या बॉक्स का या इस कंपार्टमेंट का। ये ठीक, पहले हम 5 रख दिए, दूसरे में 4 रख दिए, तीसरे में 1 रख दिए, तो यहाँ पे N1 N2 N3 क्या हो गया, इन तीनों का भी सम जो होगा कैपिटल N के बराबर होगा। इसका मतलब हम किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, जो सम ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच कंपार्टमेंट है, उसका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टोटल नंबर कैपिटल N के बराबर होना चाहिए। और वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, आपको दिया रहेगा। ठीक, तो ये क्या था, पहला कंडीशन था। एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। ठीक, दूसरा देखिए, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, समझने के लिए आप ऐसे ही बगल में इसको कहीं जो काफ़ी ऊपर मार्जिन उसको लिख सकते हैं। क्लियर, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। N1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, N2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेकंड कंपार्टमेंट। और अगर I इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 100 हो सकता है, डिपेंड करेगा कितने पार्टिकल दिए गए हैं। तो यहाँ पे कितने कंपार्टमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिए हैं, 3 कंपार्टमेंट लिए हैं। तो N1 का Ni का वैल्यू क्या होगा, N1 N2 N3 होगा, जो कैपिटल N के बराबर होगा, जो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हम मान लिए कैपिटल N का वैल्यू क्या है, 10 है। तो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हम किसी भी तरीके से करें, चाहे इस तरीके से करें, चाहे इस तरीके से, चाहे इसके अलावा और कोई तरीका अपना लें, जैसे ये तरीका अपना लें कि 10 एक ही में करेंगे, इसमें 0 0 करेंगे, तब भी क्या है, जो कैपिटल N है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3 का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, तो पहला कंडीशन ये होता है कि इनका जो सम है, हर एक बॉक्स में पार्टिकल का जो संख्या है, उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और वो जो हम पार्टिकल लिए हैं उस संख्या के बराबर होगा। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या होता है इसमें, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ द सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट।
दूसरा कंडीशन ये था कि जो टोटल एनर्जी होना चाहिए सिस्टम का वो कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज मतलब Ni इज इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3 डॉट इज इक्वल टू कैपिटल E, और ये क्या होना चाहिए आपका कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल टू कैपिटल E कांस्टेंट। अब देखिए इसको हम लोग जैसे समझ सकते हैं, ये जो वैल्यू लिखा है इसको कैसे समझ सकते हैं, जो बॉक्स हम लोग बनाए थे पिछले केस में इसको समझने के लिए कुछ ऐसे इसको भी समझ सकते हैं। ठीक, मान ले रहे हैं कि 3 कंपार्टमेंट है, ये क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट कंपार्टमेंट N1 है, दूसरे में मान ले रहे हैं N2 है, ये क्या है सेकेंड कंपार्टमेंट या सेकेंड बॉक्स, और तीसरे में मान ले रहे हैं N3 है, ये क्या आपका थर्ड कंपार्टमेंट। ठीक, तो अब जो N1 इंटू अगर मान ले रहे हैं इसका एनर्जी E1 है, N2 का एनर्जी क्या है, मतलब N2 जिस कंपार्टमेंट में है सेकंड कंपार्टमेंट उस कंपार्टमेंट का एनर्जी E2 है और थर्ड कंपार्टमेंट का एनर्जी E3 है, तो हमेशा क्या होना चाहिए N1E1 और N2E2 प्लस N3E3 जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, और वो दिया रहेगा कि टोटल एनर्जी कितना, या तो टोटल एनर्जी E देगा या तो रेंज दे सकता है कि यहाँ से जैसे 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कंडीशन बता देगा, रेंज बता देगा कि उस रेंज में एनर्जी आपका होना चाहिए। क्लियर, तो ये सब चीज़ें हैं, इस रेंज में एनर्जी को क्या करना है रहना चाहिए, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्लियर, आगे इसको और हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। ठीक, अब हम इसके डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे एसेसबल एंड इनएसेसबल मैक्रोस्टेट, इसके हेल्प से उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्लियर, जैसे इस तरह आप और समझ सकते हैं, मान लीजिए एक रूम है, ये दरवाज़ा है, ठीक, एक पर्सन है उससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, ठीक, वो धक्का दे रहा है दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा है, और यही अगर 5 पर्सन हैं और आप जब इसमें आ जा रहे हैं 5 पर्सन मान लीजिए आ गए, ठीक, वो दरवाजे धक्का देने खुल जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो उनका एनर्जी है वो क्या हो रहा है आपस में सम हो रहा है, तभी ना वो दरवाजे खोल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एनर्जी का नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर करके क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। क्लियर, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक, मतलब हर एक पार्ट की करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगा और उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर करके इसको आगे ऐसे करके टोटल एनर्जी कैपिटल ई जो हम लोग का दिया रहेगा, या तो रेंज रहेगा या तो एक स्पेसिफिक वैल्यू रहेगा, उससे आपसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब इसको एग्जांपल समझेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखेंगे कि एसेसबल माइक्रोस्टेट और इनएसेसबल माइक्रोस्टेट का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक, तो देखिए दोज माइक्रोस्टेट विच आर अलाउड अंडर द गिवन कंस्टेंट आर कॉल्ड एसेसबल माइक्रोस्टेट, मतलब ऐसे माइक्रोस्टेट जो दिए गए कंस्टेंट को फॉलो करेंगे, जो दिए गए कंडीशन को फॉलो करेंगे, उनको एसेसबल माइक्रोस्टेट्स कहेंगे। क्लियर, और माइक्रोस्टेट के लिए जहाँ जहाँ माइक्रो लिखे हैं वहाँ आप माइक्रो लिख दीजिएगा तो माइक्रो का डेफिनेशन बन जाएगा। क्लियर, इतना आप कर लेंगे। इनएसेसबल माइक्रोस्टेट मतलब जो दिए गए कंडीशन को क्या करें फॉलो ना करें, दिए गए रिस्ट्रिक्शन को क्या करें फॉलो ना करें, वो क्या कहलाएंगे इनएसेसबल माइक्रोस्टेट कहलाएंगे। तो लिख दिए हैं दोज माइक्रो, यहाँ माइक्रो लिखिए, माइक्रो लिखे हैं ना, डेफिनेशन में क्या लिखे हैं माइक्रो लिखे हैं, तो दोज माइक्रोस्टेट विच आर नॉट अलाउड अंडर द गिवन कंस्टेंट आर नोन एज इनएसेसबल माइक्रोस्टेट, जो दिए गए कंस्टेंट को फॉलो नहीं करेगा उनको क्या कहेंगे इनएसेसबल माइक्रोस्टेट कहेंगे। ठीक, अब बताएं ना जहाँ जहाँ पे क्या करेंगे आप माइक्रो लिखे हैं, जहाँ जहाँ पर एम के साथ ए है वहाँ पे एम के साथ आई कर दीजिएगा, तो इनएसेसबल और एसेसबल माइक्रोस्टेट का डेफिनेशन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप कॉपी में लिख लेंगे, इतने तो समझदार हैं आप। ठीक, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, और एग्ज़ाम में इस डिफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल भी जरूर दीजिएगा। ठीक, और साथ साथ जो ये एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ और ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपटीशन एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें भी पूछता है। ठीक, तो अब देखिए मान ले रहे हैं एग्जाम्पल, पिछले केस में हम लोग एग्जाम्पल किए थे 3 पार्टिकल को ही मान लेना है। सपोज वी हैव 3 particles and we want to distribute और मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ
distribute them into two identical box, two identical box। मैं उसको दो आइडेंटिकल बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और आगे लिख ले रहा हूँ लेट द पार्टिकल बी ए बी सी। ये पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। एंड ईच पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। नहीं, डिस्टिंग्विशेबल वाला केस लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, डिस्टिंग्विशेबल। ठीक, और मान ले रहे हैं हर एक पार्टिकल क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है। ठीक, इनडिस्टिंग्विशेबल वाला केस आप अपने कॉपी में करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। जो असाइनमेंट दिया जाता है उससे आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगा, आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा। ठीक, जिसको कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे एक बार उसको देख लेते हैं। तो क्या लिखे थे हम लोग, इधर लिखे थे माइक्रोस्टेट लिखे थे, ये हम लोग का माइक्रोस्टेट था। ठीक, इधर क्या था, माइक्रोस्टेट था, इधर क्या था, माइक्रोस्टेट था, और इधर क्या था हम लोग का, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, या इसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इधर फिर प्रोबेबिलिटी था, तो आप चाहें तो उसको बनाएं या ना बनाएं, बात बराबर है। ठीक, अब चल रहे हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने। अगर वो वाला एग्जाम्पल आप मेरा देख लिए होंगे जो लास्ट टाइम मैं बताया था, तब तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसीलिए थोड़ा मैं फास्ट इसको बना रहा हूँ। ठीक, मान ले रहा है ये क्या है, बॉक्स फर्स्ट का कंडीशन है या कंपार्टमेंट फर्स्ट, और ये क्या है, बॉक्स टू है। ठीक, क्या लिए हैं, दो आइडेंटिकल बॉक्स है हम लोग का। ठीक, आइडेंटिकल बोले तो उनका साइज शेप कलर सब समान है, और इसमें क्या होंगे, दो कंपार्टमेंट या दो बॉक्स हैं। ठीक, अब यहाँ कंपार्टमेंट फर्स्ट या सेकंड लिखिए, या बॉक्स फर्स्ट एंड सेकंड लिखिए, और तीन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को क्या करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब तीन कलर का बॉल मान सकते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन या येलो, जो आपको मानना हो। ठीक, इसको डिटेल में हम लोग पढ़े थे पिछले टर्न पे। तब पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि तीनों पार्टिकल को एक ही बॉक्स में डाला जाए, दूसरे में ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड, तो तीनों पार्टिकल को एक ही बॉक्स में डाल दिया जाए, दूसरे में कोई पार्टिकल ना डाला जाए। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का माइक्रोस्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी सी, और इधर क्या हो जाएगा, 0। ऐसे नहीं होगा, लास्ट टाइम हम लोग समझा गया था इसको। ठीक, अब फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, पहले में क्या हो, 2 हो, और दूसरे वाले बॉक्स में क्या हो, एक पार्टिकल डाला जाए। पहले वाले में क्या हो, 2 हो, और दूसरे वाले में क्या किया जाए, एक पार्टिकल डाला जाए। ये कंडीशन हम लोग देखे थे। तो इस टाइम पे क्या क्या हो सकता है, पहले वाले बॉक्स में ए बी बाल रह सकता है, दूसरे में सी जा सकता है। ठीक, या पहले वाले में क्या रह सकता है, बी सी रह सकता है, दूसरे में क्या हो सकता है, ए जा सकता है, या पहले वाले में क्या रह सकता है आपका, सी ए रह सकता है, दूसरे में क्या हो सकता है, बी जा सकता है। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, 3 माइक्रोस्टेट मिल रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहे हैं, 3 माइक्रोस्टेट मिल रहे हैं, किसके, 2 1 के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है चीज़। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको ऐसे देखिएगा आप। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, पहले में एक बॉल डाला जाए, दूसरे में क्या हो, 2 बॉल डाला जाए, तो इसी का उल्टा केस हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो पहला केस बनेगा वो क्या बनेगा, पहले में मान ले रहा है ए है, दूसरे में क्या है, बी सी है। फिर मान ले रहे हैं पहले में क्या है, बताए थे ना साइक्लिक प्रोसेस होता है, उस लेक्चर में आप समझे होंगे। दूसरे पहले में बी है तो दूसरे में क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। ठीक, अब पहले में मान ले रहे हैं सी है तो दूसरे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तब इसके करस्पॉन्डिंग देखिए क्या हो रहा है, 3 माइक्रोस्टेट बन रहा है। ठीक, मतलब 1 2 माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, 3 माइक्रोस्टेट बन रहा है। क्लियर है चीज़। और यहाँ पे फिर देखिए क्या हो रहा है, एक स्टेट और आएगा, लाइन आप लोग सीधा खींचेगा, एग्जाम में इस तरह लाइन खींचेंगे तो नंबर कटेगा। चूँकि मेरे पास स्केल नहीं है, इस बार लगा कर नहीं खींच पा रहा हूँ। ठीक, आप लोग स्केल यूज करके काफ़ी खींचे गए हैं, बड़ा सा स्केल नहीं है, उसको लगा लगा खींचो लाइन। ठीक, अब तीसरे में जो चौथा इसकी पॉसिबिलिटी होगी क्या होगी, 0 3, मतलब पहले बॉक्स में एक भी नहीं, दूसरे में क्या हो, तीनों पार्टिकल डाल दिया जाए, तो यहाँ पर जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट होगा क्या होगा, 0 A B C, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखे थे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू माइक्रोस्टेट।
ठीक। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू माइक्रोस्टेट, वही थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रोस्टेट हैं, तो यहाँ क्या है 1 है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1। इस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग एक ही माइक्रोस्टेट बन रहा है इसलिए 1। अब इस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग 3 माइक्रोस्टेट बन रहे हैं इसलिए यहाँ फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अब इसके करस्पॉन्डिंग 3 बनना है इसलिए यहाँ भी 3 हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग 1 बनना है तो यहाँ 1 हो गया, ठीक। और हम लोग एक और फॉर्मूला देखे थे कि जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होता है वो n+1 होता है। तो देखिए फॉलो कर रहा है, पार्टिकल कितना है 3 है, तो 4 माइक्रोस्टेट हैं, 1 2 3 4। और जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हम लोग देखे थे 2 के पावर n होता है, मतलब 2 के पावर 3 बोले तो 8 होता है। तो देखिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका नाम हम लोग का टेबल क्या है, सही है। अब आगे आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो 1/8 इसका हो गया, 3/8 इसका हो गया, 3/8 इसका हो गया। कैसे, टोटल 8 माइक्रोस्टेट है तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते चल जाते हैं। इसको हम लोग देख लिए थे, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब तक इस पर कंस्टेंट नहीं लगाए हैं, अब क्या करेंगे, इस पर कंस्टेंट लगाएंगे, ठीक। अब क्या यूज़ करेंगे, इस पर कंस्टेंट यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अभी तक कंस्टेंट नहीं लगाए थे तो हम लोग पास एसेसिबल माइक्रोस्टेट कितने थे, ये 4 थे, ठीक। और उसके करस्पॉन्डिंग एसेसिबल माइक्रोस्टेट कितने थे, ये 8 थे। लेकिन अब हम कंस्टेंट लगाने चल रहे हैं, और वो कंस्टेंट क्या लगा रहे हैं कि देयर आर नो इम्पटी बॉक्स, मतलब कोई बॉक्स इम्पटी नहीं रहना चाहिए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और फिर द रेंज ऑफ एनर्जी वो होना चाहिए 12 इलेक्ट्रॉन से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होना चाहिए। और क्या बता दिए, वेयर द एनर्जी ऑफ बॉक्स फर्स्ट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड बॉक्स सेकंड इज़ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ऊपर का मैं अब ये हटा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से कि जब कंस्टेंट लगा दिए तब कितने नंबर ऑफ एसेसिबल और इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट होंगे, ठीक। इस चीज़ को देखा जाएगा। अभी तक जब नहीं लगाए थे तो कितने थे, सब के सब एसेसिबल थे, कोई इसमें से क्या था, आप ये कह सकते हैं अभी तक सब के सब क्या थे, इसमें से एसेसिबल लिखे हुए हैं। इनएसेसिबल, अभी इस कंडीशन में इनएसेसिबल आप किसको कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, क्योंकि 4 पार्टिकल है, 2 कहाँ से आएगा, तो वो इनएसेसिबल हो सकता है। लेकिन अब बस दिमाग में रखिए कि अभी तक सब कुछ एसेसिबल है जो हम लिखे हैं, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, तो हम फ्री होके क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब जब कंस्टेंट लगाएंगे तो देखिए एसेसिबल माइक्रोस्टेट कौन कौन से होंगे। कंस्टेंट क्या लगा है, देयर आर नो इम्पटी बॉक्स, कोई इम्पटी बॉक्स इम्पटी नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट वाला हमारा माइक्रोस्टेट है ये इनएसेसिबल हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दूसरे बॉक्स में एक भी पार्टिकल नहीं है। ये वाला एसेसिबल हो गया, ये वाला एसेसिबल हो गया, और ये वाला क्या हो गया, इनएसेसिबल हो गया। उसी तरीके से ये वाला माइक्रोस्टेट क्या हो गया, इनएसेसिबल हो गया, और ये वाला भी माइक्रोस्टेट क्या हो गया, इनएसेसिबल हो गया। जब ये है तो वो होना ही है, क्योंकि चीज़ बनता है वो, ठीक। तो इसका मतलब इसमें कितने माइक्रोस्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल क्या होंगे, 2 एसेसिबल माइक्रोस्टेट एंड 6 एसेसिबल माइक्रोस्टेट होंगे। और कितने इनएसेसिबल होंगे, तो 2 इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट होंगे और 2 इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट होंगे। क्लियर ये चीज़। तो यहाँ से आप इस चीज़ को बता सकते हैं कितने एसेसिबल, 2 एसेसिबल और 3 क्या हो जाएंगे, इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट होंगे। क्लियर। तो देखिए अब दूसरा कंडीशन भी लगाना है, तो मैं बॉक्स को कुछ ऐसे बना लेता हूँ, ठीक, आपको समझाने के लिए। देखिए पहले वाले बॉक्स का एनर्जी कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और दूसरे वाले बॉक्स का एनर्जी कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हमको क्या करना है, पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर इन दोनों कांस्टेंट को फॉलो किया जाए तब कितने एसेसिबल माइक्रोस्टेट होंगे, अब इसको देखा जाएगा। तो पहले वाले को फॉलो करने पर पता चल रहा है कि 2 एसेसिबल माइक्रोस्टेट हैं और 6 एसेसिबल माइक्रोस्टेट है। लेकिन अब दूसरे कंडीशन को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि रेंज ऑफ एनर्जी। तो चलिए अब इसको 2 1 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 और 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, जब 2 है और इसमें 1 है तो रेंज ऑफ एनर्जी इसका क्या हो रहा है, 5 × 2 बताएं मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस 4 × 1, तो कितना हो रहा है, 5 2 10 और 4 14 हो जा रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इस एनर्जी रेंज में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला क्या है, एनर्जी के हिसाब से भी, सेकंड कंस्टेंट के हिसाब से भी क्या है, एसेसिबल है। क्लियर। अब देखिए अगला देखा जाए तो अगले में क्या है, 1 2 है, ठीक। तो
तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या हो जाएगा 1 × 5 और इसका क्या हो जाएगा 4 × 2। ये क्या हो गया आपका, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया 4 × 2 = 8 + 8, ये कितने बराबर हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा, जो देखिए इस एनर्जी रेंज में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी के हिसाब से भी ये एसेसबल माइक्रोस्टेट है। ठीक, वैसे अब इनका देखा जाएगा तो ABC मतलब पहले वाले में क्या है 2 हैं, इसमें क्या है 2 है, तीसरे में क्या 1 है, तो सब ये सेम आएगा, सबका 14 आएगा इन तीनों का। वैसे इन दोनों को देखा जाएगा तो इन दोनों का 13 आएगा, इन तीनों का 13 आएगा। ठीक, समझ लेना आप बात को। पहले हम देखिए 2 पार्टिकल है तो सेम कंडीशन फॉलो करेगा, और फिर क्या है तीसरे जो ये वाला माइक्रोस्टेट है इसके करस्पॉन्डिंग ये सब है, तो दूसरे वाले में 2 पार्टिकल है तो उस कंडीशन क्या हो रहा है 13 आ रहा है। क्लियर, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एसेसबल माइक्रोस्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो एसेसबल माइक्रोस्टेट होगा क्या होगा, हियर दी एसेसबल माइक्रोस्टेट, हियर द एसेसबल माइक्रोस्टेट्स आर, कौन कौन से होंगे 2 1 and 1 2। क्लियर, और क्या होगा, आप पूरा एसेसबल लिखिएगा, और क्या होगा एंड करस्पॉन्डिंग टू दीज एसेसबल माइक्रोस्टेट, करस्पॉन्डिंग टू दीज एसेसबल माइक्रोस्टेट, इसको हटा देते हैं, दीज माइक्रोस्टेट, दी एसेसबल माइक्रोस्टेट इज, दी एसेसबल माइक्रोस्टेट आर लिखिए क्योंकि एक से ज़्यादा हैं आर, तो ये क्या होंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, 3 इधर 3 इधर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ABC, फिर क्या है BCA, और फिर क्या है CAB, और फिर इधर क्या होगा एंड, फिर इसके बाद क्या होगा ये तीनों, तो ABC, और फिर क्या हो जाएगा BCA, और इधर क्या हो जाएगा CAB। ठीक, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या है ये हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है ये है। ठीक, ये क्या हो गया एसेसबल माइक्रोस्टेट, और ये क्या हो गया एसेसबल माइक्रोस्टेट। ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब आप इन एसेसबल क्या है, इन एसेसबल का लिख के, इन एसेसबल माइक्रोस्टेट लिख के 30 और 03 दिखा दीजिएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग ये तीनों दिखा दीजिएगा। ठीक, ये देखिए क्या एनर्जी वाले कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि पहले वाले की एनर्जी हम क्या लिए हैं 30 है, तो पहला कंडीशन तो नहीं फॉलो कर रहा क्योंकि इम्बटी है, लेकिन इसका 5 और इसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिए हैं, तो 5 × 3 = क्या हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा 0, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रहा है। लेकिन दोनों कंडीशन को एक साथ अगर हम देख रहे हैं तो फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से इसको इनएसेसबल वाले में क्या कर दिए हैं, धक्का के निकाल दिए हैं। क्लियर, तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं। उम्मीद है इनएसेसबल डाल के आप इसको लिख लेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग इनएसेसबल जो माइक्रोस्टेट होगा इसको और इसको आप लिख लेंगे। ठीक, अगर आप चाहें तो ये एनर्जी वाला कैलकुलेशन भी साइड में करके दिखा सकते हैं। ठीक, लेकिन अधिकतर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल में जैसे मैं बताया वैसे आप लिख देंगे और डेफिनेशन लिख देंगे, तो रिटन एग्जाम के लिए भी आपका सफिशिएंट है, कोई ज़रूर नहीं है इसको लिखना। ओके, तो देखिए कितना आसान ये टॉपिक था। ऐसे ही आप 4 पार्टिकल के लिए लिखिएगा सिस्टम, और उसके लिए एसेसबल और इनएसेसबल माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट करिएगा, और कोई डाउट होगा तो उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, तथा साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।